प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके और औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है तो जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई, उन पे कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया। मैं समझता हूँ कि ये मनमानी इस तरह से नियमित करना ठीक नहीं। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा कौन से रूल से आपने मुझे किया है, फिर जो इसके रास्ते होते हैं वो देखूंगा कायदे से उसका। हाँ, जो भी देखता हूँ मैं इस बात करूंगा। सफाई देने का मौका देना चाहिए था क्या हाउस में? हाँ बिल्कुल, मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई का मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूँ। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं इसको। ये क्या मतलब है? मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जो देश के खिलाफ हो। मैंने तो एक इसी देश के राजा जिनके बारे में हिस्टोरिकल ने जो लिखा है वही मैंने बोल दिया, और वो भी मैंने खुद से नहीं बोला। अखबार वालों ने, ये मीडिया वालों ने मुझे रोक के पूछा तो मैंने ये बातें बोल दिया। लेकिन औरंगजेब के बारे में आपकी जो राय है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यूपी भेजो। नहीं, एक आदमी बोलो तो बच जाओ। क्या कह रहे हैं? योगी ने कहा है असेंबली में आप अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो आपका इलाज किया जाएगा, अगर इस तरह की बात आप लोग करेक्ट ट्रीटमेंट दी जाएगी। नहीं, मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, मैं कभी नहीं बोले। मैंने एक लफ्ज आज तक किसी महापुरुषों के खिलाफ आज तक नहीं बोला। एवं मैंने यह असेंबली में बात किया है, मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर पर्सनल बात किया कि साहब जो भी महापुरुषों के खिलाफ एक लफ्ज बोलता है, ऐसे लोगों को 10 साल की सजा होना चाहिए। मैं कैसे बोल सकता हूँ उनके खिलाफ? औरंगजेब के बारे में आपका जो बयान है, औरंगजेब के बारे में जो आप कह रहे हैं, क्या उसके ऊपर आप कायम है? आप सही मानते हैं उसको? आपने जो कुछ कहा है, वो एक अच्छा राजा था, आप उसे मानते हैं? रेफरेंस दे रहे हैं बाकी लोगों का। मैं अब हम ये सवाल करते हैं, आपका क्या मानना है इस फाइनल के ऊपर? आपका अपना क्या सोचना है? रेफरेंस छोड़ देते हैं। ऐसा है नहीं, ऐसा है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, मैंने वही बोला है। मेरा अपना कुछ सोचना नहीं है। आदमी साहब, आप अपने कमेंट जो आपने दिया था वो आप उस पर कायम है क्या आदमी साहब? ठीक है ना, मैंने कहा ना, अगर डिक्टेटरशिप है, कानून से नहीं चलेंगे, जो चाहो करो, तो देखेंगे, निपटेंगे सबसे। अरे मुझे तो डर है कि वो ए टीम में बन जाए अभी कुछ दिन में, कोई भरोसा नहीं है। ये तो ऐसा है ना, ये लोग जैसे गिरीट का रंग बदलता है, बदलते रहते हैं। हम तो जहाँ खड़े हैं वही खड़े हैं, हम तो किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। आदमी साहब ये बताइए, जो आपने कमेंट दिया था औरंगजेब को लेकर, क्या आप उस कमेंट पे कायम है? भाई मैंने कहा ना कि मैं अपनी बात को वापस इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि असेंबली चले, असेंबली में हंगामा ना हो। जबरदस्ती एक उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें करें तो चारों तरफ से हमला मेरे पर शुरू हो जाए। ये चीजें कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी सारी बातें जो मैंने बोली थी मैंने वापस लिया। बहुत आप देखें ना, गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। आदित्य ठाकरे भी बोल रहे हैं कि आप पहले दिन से बी टीम का काम कर रहे थे। आप वो हमेशा ए टीम ही रहे, थोड़ा दिन के लिए अलग हुए, फिर बी एक टीम बनने वाले हैं जल्दी। रोहित पवार का एक बयान है कि आप जिस तरीके से आप बयान देते हैं, सारे के सारे जो मुद्दे हैं विपक्ष के, उसको आप डिरेल कर डालते हैं। कहीं ना कहीं आपके इस बयानों से फायदा सरकार को ही होता है। आप वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से मांग करेंगे कि आपको अध्यक्ष न रखा जाए इतने बड़े पद पे। हाँ, बनवा दे किसी और को तो मैं हट जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगर उनकी पहचान है, अगर उनकी पहचान है अखिलेश यादव जी से, तो मेरी जो मेरी गलतियां वो दिखा दें उनको, हटवा दें मुझे, कोई बात नहीं। लेकिन आपके इस तरह के बयान से सारा का सारा डिरेल होता है, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विपक्ष, सुनिए, मैं विपक्ष में नहीं, हम किसी अलायंस में नहीं। अलायंस के लोग कभी हम इंसाफ नहीं करते। हम जो है ना, हम जो हैं, जो भी इश्यूज हैं, ज्वलनशील समाज के दबे कुछ लोगों का, वो उठाते हैं। अब उससे किसी को फायदा नुकसान हो, मैं क्या करूँ उसके लिए? आदित्य साहब, धनंजय मुंडे जी का जो मामला था, उसका ध्यान भटकाने के लिए आपको ये वर्ड बोलने के लिए कहा गया, ऐसा भी था ये पूरा। अब मुझे ऐसा करो, मेरा ब्रेन मैपिंग करा लो, चेकिंग करा लो, कैसी कुछ बात है क्या? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो है, उसका जो ये पूरे मामले पे रुख है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी वो ज्वाइन करने वाले इसलिए नरम है, ऐसा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दोनों की सोच एक ही है और 30 साल तक एक साथ में रहे हैं और आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हम तो कभी नहीं साथ में गए। हमें क्यों कहते हैं बीजेपी? शिंदे साहब का क्या?
साथ ही वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आदमी जी कल गोवा में फरहान के ऊपर भी FIR हुई है, रोड रेस का मामला था, क्या मामला था सर वो? नहीं फरहान से मेरी बात हुई। फरहान अपने बच्चे के साथ में कहीं गुजार रहा था, कहीं कोई भीड़ थी, गाड़ी से कहीं कुछ थोड़ा बहुत ठोकर लगी, मतलब कुछ हुआ भी नहीं, कुछ नहीं, तो वहाँ भीड़ ने कुछ वो कर दिया, रोक लिया उसको। पुलिस आई, पुलिस के साथ भी उन्होंने बदतमीजी किया उन लोगों ने, तो वही कुछ मामला, कुछ नहीं, कोई कुछ हुआ नहीं। निकालने की बात नहीं ऐसा नहीं, गन उसका लाइसेंस उसके पास है, उसका लाइसेंस निकाला नहीं, तो बिल्कुल नहीं निकाला था। और पुलिस ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ केस नहीं है। लेकिन आरोपी तो बनाए सर, FIR नहीं कोई आरोपी नहीं है, कोई केस। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने एक बहुत उबलता हुआ टॉपिक लेकर आया हूं। आप देख रहे हैं तमाम टीवी चैनल औरंगजेब पर डिबेट कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात कह दी गई जिसकी वजह से तमाम मीडिया औरंगजेब पर डिबेट कर रहा है? हुआ यूं कि समाजवादी के महाराष्ट्र में जो एक वाहिद विधायक हैं, उन्होंने एक बात कह दी औरंगजेब को लेकर, और उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक अच्छे ईमानदार छवि के मुस्लिम बादशाह थे, उन्होंने बहुत कुछ अच्छे काम किए, और उन्होंने औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह भी कह दिया। बस फिर क्या था, वो लोग जिन्होंने औरंगजेब को लोगों की नजरों में क्रूर शासक बताया हुआ है, और वो औरंगजेब की छवि को खराब करने का कोई मौका नहीं जाने देते। वो औरंगजेब को हिंदुओं का दुश्मन, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो 12 मन जनेऊ जलाकर तब उसको चैन आती थी। कई लोगों ने इस पर बातें की हैं, प्रोफेसर राम पुनियानी और भी कई लोगों ने इस पर बात की है कि शिवाजी अगर ऐसा करते, औरंगजेब अगर ऐसा करते कि 12 मन जनेऊ जलाकर जो है उनको चैन मिलता, तो उस वक्त की 5 करोड़ की आबादी थी, और साल में 365 दिन होते हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो बहुत लंबा हिसाब बैठता है, इतनी तो उस वक्त की आबादी भी नहीं थी। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी भी बादशाह, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसकी कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। सन 6 ईस्वी को अगर हम देखें तो हमें ऐसे हिंदू राजा भी मिल जाएंगे जो दूसरे हिंदू राजा को लड़ाई में मात देते थे और उसके इलाके को तहस नहस कर दिया करते थे, उसके मंदिरों को लूट लिया करते थे, मंदिरों को तोड़ दिया करते थे, और जो कुछ भी उनके सामने आता था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया करते थे। ये उस वक्त का आम रिवाज था। दूसरी बात यह कि जब वो बादशाह, वो राजा अपने खिलाफ कहीं भी किसी भी तरह की कोई ऐसी साजिश देखते कि शायद ये लोग तख्ता पलटने की बात कर रहे हैं, ये बादशाह के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, तो उस जगह को भी वो राजे, रजवाड़े, बादशाह तहस नहस कर दिया करते थे, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मुसलमानों ने करीबन 600 या 800 साल हुकूमत की। अगर वो राजा, वो मुसलमान बादशाह इस्लाम के तर्ज पर हुकूमत करते और इस्लाम को फैलाने के लिए हुकूमत करते, तो उस वक्त हिंदुओं की तादाद बहुत कम थी। मैं समझता हूं कि एक भी हिंदू न बच पाता। लेकिन उन तमाम बादशाहों ने इस्लाम के नाम पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने तो मंदिरों में दान दिए, मंदिर बनवाए, मंदिरों के रखरखाव के लिए कमेटियां बनाई, उनको बहुत कुछ दिया, जागीरें दी, मंदिरों को बर्तन दिए, और न जाने क्या क्या दिया। तो ऐसे बादशाह जो मंदिरों को दान देते हो, मंदिरों को जागीरें देते हो, वो मंदिरों के मुखालिफ या हिंदुओं के मुखालिफ कैसे हो सकते हैं, या वो इस्लाम को फैलाने के लिए काम कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं आज आपके सामने इस टॉपिक पर हाजिर हुआ हूं। मैंने कई डिबेट आज की इस पर। मैंने एक ही बात कही कि जो सैकड़ों साल पहले हो चुका, उसका नाम लेकर आज के मुसलमान को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? जब दबाव पड़ा वो आसिम आजमी के ऊपर, तो उन्होंने कदम पीछे हटा लिए। हालांकि ये उनकी बुज़दिली, कम हिम्मती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा
किसी भी बादशाह के लिए किसी की कुछ बातें किसी को अच्छी लग सकती हैं, किसी को कुछ बुरी लग सकती हैं। तारीख को उठाकर देखिए, जदुनाथ सरकार एक बहुत कट्टर हिंदू तारीखदान है, हिस्ट्रीकार है, उस जैसे आदमी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी और उसने कहा कि मुगलों की तारीख जो है मुकम्मल होती है औरंगजेब से, और औरंगजेब बहुत अच्छा हुक्मरान था। उसने कई सारी बातें कही उसके लिए, उसकी फौजी ताकत की उसने तारीफें की, उसने उसकी बादशाहत की तारीफ की कि उसने इस तरीके से किया। और सच ये भी है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत सब्र हिम्मत, इस्तिक़लाल और अल्लाह वाला दुर्वेश बादशाह गुजरा है। उसने शाही खजाने से कभी कुछ नहीं लिया अपने खर्चे के लिए। वो टोपियां बुनते थे और उससे जो भी पैसा आता था उससे अपना खर्च चलाते थे। बहरहाल उसकी उनकी जिंदगी पर अगर बात की जाएगी तो बहुत लंबी चली जाएगी। एक बड़ा वाकया है उनका कि एक हिंदू लड़की को वहां के जो सिपह सालार थे, जो जिम्मेदार थे, एक पंडित की लड़की को जबरन पंडित से कहा कि इसको शादी के लिए तैयार कर देना और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। पंडित ने 1 महीने का टाइम मांगा, लेकिन लड़की ने कहा कि अब्बा जी, पापा, आप इसको 1 महीने का नहीं बल्कि 6 महीने का टाइम दे दीजिए। 6 महीने का टाइम दे दिया गया कि 6 महीने के बाद हम आपके सपोर्ट इसको कर देंगे। वो लड़की औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में भेष बदल कर पहुंची। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीका था, जब वो नमाज के बाद बाहर निकलते थे तो लोगों की फरियाद सुनते थे, लोगों से पर्चे लेते थे और उनको पढ़ते थे और फिर उनकी फरियाद रसी करते थे। इस लड़की ने भी वो पर्चा दिया। असल तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको पहचान लिया और कहा कि तुम औरत हो, इसलिए तुम पर्दे के एहतमाम के साथ और ये पर्चा कपड़े में पकड़ कर दो, डायरेक्ट हाथ से मत दो। फिर उन्होंने पूछा क्या बात है, पूरी कहानी बताई गई। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। उनके पिता से कहा कि जाओ तुम अपने पिता से कह दो कि तुम्हारी डोली जाएगी उसके यहाँ। उनका कहने का मकसद ये था कि मैं खुद जाकर देखूंगा, अगर ऐसा हुआ तो फिर उसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। हुआ यही कि जब वक्त मुकर्ररा आया, डोली के लिए वहां तैयारी हुई, तो डोली में खुद बादशाह बैठकर गया और जाकर उस नाहंजार को, उस गलत आदमी का सर कलम कर दिया और उस बच्ची को जो है इंसाफ दिया। और जब तक पानी नहीं पिया, जब तक उसको इंसाफ नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे कारनामे हैं उसके ऐसे, लेकिन हम उन पर नहीं जाना चाहते, बात लंबी हो जाएगी। अबू आसिम आजमी एक नेता है, समाजी आदमी है। अगर उन्होंने एक बात कही थी तो उनके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत होनी चाहिए थी कि फिर वो अपने आप को पब्लिक में, अपनी जनता में, अपने मानने वाले लोगों में एक्सप्लेन करते, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताते, ताकि ये एक बहस शुरू होती कि औरंगजेब क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कदम पीछे हटाया। ये उनकी बुजदिली है, कम हिम्मती है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। हिंदुस्तान जैसी जगह पर जहां संविधान हो, वहां हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। किसी को जबरदस्ती इस तरीके से टॉर्चर करके उसको पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये उनका अपना काम था। बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी डिबेट्स, मैंने भी यही कहा उन डिबेट्स में कि सवाल ये है कि आज इतने 100 साल के बाद औरंगजेब पर बात क्यों हो रही है और औरंगजेब का नाम लेकर आज के मुसलमानों को प्रताड़ित क्यों किया जाता है। आज बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन पर बात हो सकती है। लेकिन जहां औरंगजेब का नाम आता है, बाबर का नाम आता है, अकबर का नाम आता है, तो तमाम टीवी चैनल उनकी बुराइयां करने में और उनको बुरा भला कहने में लग जाते हैं और उसके जरिए से कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। औरंगजेब का किसी तरह से समर्थन तो नहीं हो सकता, और जो समर्थन में खड़ा उसका विरोध होना चाहिए। तो अबू आजमी का तो खुलकर विरोध होना चाहिए ना, और यही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं विधान परिषद में। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, जो बात रशीदी साहब ने कही, मैं उस बात को और खुल करके कह देता हूँ जी कि भारत के मुसलमानों का औरंगजेब बाबर हीरो नहीं, यहाँ के हीरो ख्वाजा अजमेरी हैं। भारत के मुसलमानों के हीरो हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं।
भारत के हीरो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, अशफाक उल्लाह खां हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से जितने भी रहे हुए, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हुए, चाहे जौहर बरादरान हुए, ये तमाम हमारे लीडर हैं। औरंगजेब और बाबर हमारे हीरो नहीं। हाँ, औरंगजेब को एक शासक के तौर पे देखा जाता है, उसी तरीके से मैं देखता हूँ जैसे पुष्यमित्रा शुंग को देखता हूँ और राजा शशांक को देखता हूँ, वैसे ही मैं औरंगजेब को भी देखता हूँ। मतलब क्रूर शासक के तौर पर पुष्यमित्रा, हाँ, जैसे राजा शशांक थे, जैसे पुष्यमित्रा शुंग थे, वैसे ही औरंगजेब भी एक शासक था, चला गया और आने वाले लोग भी चले जाते, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्टिव होना नहीं चाहिए। अगर इतिहास पढ़ने का शौक है तो इन शाखा छाप लोगों से कहा जाए कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाकर के इतिहास पढ़ें। शाखा के अंदर जाकर के शाखा छाप ही ज्ञान मिलेगा, कोई ज्ञान वर्धन नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कह दूं, अब मुगलों के ऊपर बात आती है। अब मुगलों की रिश्तेदारी किससे रही है, अब मैं बोलूंगा तो हो सकता अनुराग भाई आपको भी बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों लगेगा? फिर मैं राजा नहीं, मैंने कहा हो सकता कुछ हो भाई, ये नहीं, मैं भी मुगल को बोलूं, हो सकता है आपको बुरा लग जाए। फिर मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं मुगलों से, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं किसी से, मेरी तो किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप तो देखिए, पुरानी डिबेट में भी आपने बीजेपी को बोला, बीजेपी होती तो वो बीजेपी विरोध करती, बीजेपी है ही नहीं। मान सिंह, अरे सुन तो लीजिए, राजा जय सिंह और मान सिंह के जो वंशज हैं, हो सकता है उनको बुरा लग जाए, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना कहा। अब ये तो आपकी रिश्तेदारी का मसला है, अब उनके मानने वालों को बुरा लग जाएगा, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सैयद जवाद भाई एक बात बताइए, सैयद जवाद भाई एक बात बताइए, प्रोफेसर कपिल ने हाथ उठा दिया, वो आपको इस पे इतिहास के मामले में काउंटर करेंगे, लेकिन सैयद जवाद भाई एक बात बताइए, मतलब आपको बुरा तब लगता है जब आपके रिश्तेदारों की बात होती है। आता हूं महेंद्र जी, मैं आ रहा हूं बस इसके बाद आप ही के पास। भाई मेरी मुगलों से कहीं दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं, हम तो इस देश के चाहने वाले हैं, हमारे बाप दादा अजदाद ने कुर्बानी दी है, लेकिन अनुराग भाई, जिना के चाहने वालों को आप लोगों ने, जिना की मजार पे जाने वालों को आपने भारत रत्न दिलवाया है और तालियां पीटी है कि क्या कारनामा करके आया था। वाह 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 वाह, जिना की मजार पे कसीदे पढ़ने वालों को भारत रत्न अनुराग भाई आप जैसे लोगों ने ही दिलवाया। नहीं, सैयद जवाद भाई गलत इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इस तरह के आरोप लगते रहे, इस तरह के आरोपों पर मुझे लगता है कि चर्चा की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन महेंद्र जी एडवोकेट भी हैं और सुनिए 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात खत्म। अच्छा, सही जवाब में जल्दी से 10 सेकंड। औरंगजेब और बाबर के चाहने वालों को उन्होंने दूसरा मुल्क ले लिया धर्म के आधार पर। हाँ, हमें तो यहाँ वीर अब्दुल हमीद का चाहिए था देश, तो हम वीर अब्दुल हमीद के देश में रहे, अशफाक उल्लाह खां के देश में रहे, और हम ताउमर रहेंगे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती में रहेंगे, ठाकुर रोशन सिंह की दोस्ती में रहेंगे। ये हमारा मुल्क। प्रोफेसर कपिल कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सर। प्रोफेसर साहब ने लिया। देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जब इन्होंने अब्दुल हमीद का नाम दिया, अशफाक उल्लाह खान का नाम दिया। मैं तो इनसे कहूंगा कि भाईजान, अजीमुल्लाह से लेके, अशफाक उल्लाह से लेके और मकबूल शेरवानी तक और अब्दुल हमीद तक और अपना कलाम साहब, इन सबको लेकर के मुझे ये बताइए कि जितने राष्ट्रवादी मुसलमान थे ये, इनके नैरेटिव को क्यों गायब कर दिया गया? अबुल आजमी साहब जो है कभी अशफाक उल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते, अजीमुल्लाह का नाम क्यों नहीं लेते, उस पे वोट नहीं मिलता ना, का नाम क्यों नहीं लेते? अरे उस पे वोट नहीं मिलता। सुनिए मेरी बात, सुनिए कपिल जी, उस पे वोट नहीं मिलता। अजीमुल्लाह, इनका नाम क्यों? अखिलेश यादव को ये नहीं याद आता जब वो बात करते हैं? हाँ, सुनिए, आऊंगा। और मेरी एक निवेदन है, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप इसमें पहल कीजिए। सुनिए मेरी एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है भाईजान, मैं खुद बच्चों के लिए अजीमुल्लाह से लेके, अशफाक उल्लाह से लेके, जनरल शाहनवाज तक लेके और ब्रिगेडियर उस्मानी तक लेकर के छोटी छोटी पुस्तकें लिख करके दूंगा। क्या आप उन पुस्तकों को मुस्लिम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जिम्मेवारी लेंगे? ठीक है, सही जवाब है। 10 सेकंड, फिर मैं उसके बाद महेंद्र जी के पास जाऊंगा। हाँ। देखिए, वोट की जहां तक बात आई भाई, यहाँ तो उन पार्टी को भी वोट मिल रहे हैं, जैसे मैंने बताया, जो पाकिस्तान चले जाते हैं, बिरयानी खाए आते हैं, शाल लिए जाते हैं, मलियाबादी आम लिए जाते हैं, जिना की मजार में जाके मैं एकता की बात कर रहा हूँ, आप उससे भारी नहीं निकल सकते, आप तो डिवाइड करने की बात ही करते रहेंगे।
अरे हमेशाई को बुला लेते हैं। खाई को मिटाने की बात करके आप फिर उसी में आ जाते हैं लौट करके बीजेपी और कपिल सर कुछ है पॉलिटिकल गिल है, उनको तो एक्सपोज करना चाहिए ना। जो भैया मैं करता हूँ, मैंने बहुतों को एक्सपोज किया है। कपिल सर, पॉलिटिकल विल कपिल सर, मैं बहुत संक्षेप में इस पूरे कन्वर्सेशन को एक समाप्त करता हूं। दरअसल क्या है ना कि वो मलिहाबाद आम या फिर बिरयानी को लेकर बहुत सारे सवाल भले उठ जाएं, लेकिन चुनाव होता है तो उन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करने वाले जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, उन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करने वाले मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो सच्चाई तो ये भी है। खैर सैयद जवाद भाई, मैं इस पर बात और आगे करूं। महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। महेंद्र जी, ये हमारे देश में वो कौन सा चश्मा लगाते हैं, हमारे देश के रहने वाले वो कौन सा चश्मा लगा लेते हैं? मतलब कई मंदिर हमारे, आप क्योंकि खुद मथुरा में शाही ईदगाह को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोगों का दावा है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, और इन्हीं मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। ये कौन सा चश्मा लगा चुके हैं? और उनको सपोर्ट करने वाली बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं सर हमारे देश में। देखिए इन लोगों ने एक व्यवस्था का मजाक बना के रखा हुआ है। इन्होंने औरंगजेब को पढ़ा ही नहीं है, इनको औरंगजेब को पढ़ना चाहिए। औरंगजेब जैसा क्रूर तानाशाह इतिहास में दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मैं उसकी एक किताब लेके आया हूँ, देखिए मासरे आलमगीर मेरे हाथ में, चर्चित किताब है। ये उसका एक दरबारी हुआ करता था साकी मुस्तक खान, उसने एक किताब लिखी है मासरे आलमगीर, ये देखिए मेरे हाथ में है। और उसके काले कारनामे औरंगजेब के इसमें दर्ज हैं। ये अब्बू आज भी पढ़ लें और जो महोदय अभी बोल रहे थे ये भी पढ़ लें कि किस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदों में तरमीम किया गया, बदला गया। रशीदी साहब, सही जवाब है। इनको औरंगजेब के वो काले कारनामे याद नहीं है। आप अपना देखिए कि क्या बोल रहे हैं। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और वहां से भगोड़े आए थे, भगोड़ों का पक्ष ले रहे हैं, जिनका यहाँ की संस्कृति से कोई मतलब हमारी चर्चा में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने औरंगजेब को रहन सहन से कोई मतलब नहीं है। हमारी चर्चा में बैठे किसी भी मुस्लिम हमारे भाई ने फेवर नहीं किया औरंगजेब। नहीं, उनको कह रहा हूँ जो कुछ जो कर रहे हैं। हाँ, वेरी ट्रू सर। ओके, मैं वही बता रहा हूँ। तो औरंगजेब के जो बनते हैं जिन्होंने ये, इसमें पूरा वर्णन आता है कि मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी गई, और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जब 1670 में तोड़ा गया और यहाँ से विग्रह को ले जा करके जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं आगरा में उसकी दीवार, उसकी सीढ़ियों में लगा दिया गया। तो ये पूरा वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो और या इस देश से क्या करना चाहते हैं? ये पूरा जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने मंदिरों की मांग कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। ये तमाम वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद फिर आप फैसला कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि क्या ये सही है। आज के वक्त में जब महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर हो तो उस वक्त में क्या औरंगजेब पर डिबेट होनी चाहिए? ये फैसला आपके हाथ है। मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।